आज का चैप्टर एक निराला चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट साइक्लिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक्स का यही पार्ट ही हमें इंजन को समझने में मदद करता है। ऑल इंजिन्स वर्क ऑन साइक्लिक प्रोसेसेस, इवन योर रेफ्रिजरेटर, एसी, एवरीथिंग वर्क्स ऑन साइक्लिक प्रोसेसेस। तो चलो कोशिश करते हैं समझने की कि क्या है ये साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो कि बार बार रिपीट होता है। एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which the parameters means thermodynamic parameters, the parameters मतलब PVT undergo several changes and finally restore to their original values or original status is called a cyclic process। कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस उसमें तो पीवीटी बदलते ही है, बदलते 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 4-5 स्टेप 10 स्टेप के बाद फिर से ओरिजिनल वैल्यूज में वापस आ जाएंगे, तो एंटायर प्रोसेस को हम कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। इसका मतलब हुआ, अगर हम कहेंगे कि हाउ इज द पीवी डायग्राम ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस लुकिंग, तो सपोज हम कहेंगे कि कोई गैस का इनिशियल स्टेटस ये था, इससे ये वैल्यू में बदल गया, फिर ये वैल्यू में बदल गया, फिर ये वैल्यू में बदल गया, फिर ये वैल्यू में बदल गया, मतलब 4 बार बदल के ये ओरिजिनल वैल्यू में वापस आ गया है। सो इट बिकम्स ए साइक्लिक प्रोसेस। तो क्या कहेंगे, द पीवी डायग्राम ऑफ ए cyclic process is always a closed loop। तो क्लोज लूप तो बनता ही बनता है, क्योंकि जहां से गया था वहीं पे वापस आ गया। सो द पीवी डायग्राम इज ऑलवेज ए क्लोज लूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, सपोज हम कोई एक साइक्लिक प्रोसेस को देखेंगे। लेट मी ड्रॉ ए साइक्लिक प्रोसेस। ये मान लो कोई गैस इस स्टेट से ये स्टेट में गया, फिर ये स्टेट में गया, फिर ये स्टेट में गया, ऐसे करके मान लो फॉलोइंग सेवरल स्टेप्स, ए से बी स्टेटस में पहुंचा, बी से सी में पहुंचा, सी में ए में पहुंचा, और ये बन गया उसका पीवी डायग्राम। नाउ अगर हमें निकालना पड़ेगा व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इन इंडिविजुअल स्टेप्स बी designated as delta U1, delta U2 and so on। ठीक है, लेट सारा स्टेप का इंडिविजुअल चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। ये स्टेप में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा निकालना आता है हमें। If we know P1 V1, we know P2 V2, you can find out T1 and T2 and you can find out NCV delta T to get the change in internal energy। तो इसमें से कुछ स्टेप में टेम्परेचर बढ़ा होगा, कुछ स्टेप में टेम्परेचर घटा होगा।
टेम्परेचर बढ़ गया मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, टेम्परेचर घट गया तो इंटरनल एनर्जी घट गया। कहने का मतलब हुआ कि जो डेल्टा U1 डेल्टा U2 हर एक स्टेप के लिए निकालेंगे। मान लो ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। कोई साइक्लिक प्रोसेस में 3 स्टेप हो सकता है, 10 स्टेप हो सकता है, 25 स्टेप हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस। तो ये जो डेल्टा U1 डेल्टा U2 डेल्टा U3 इनमें से कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। तो अगर हमें पूछा गया व्हाट इज ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो हम लिखेंगे डेल्टा U ओवरऑल। क्या होगा, हर एक स्टेप का चेंज इन इंटरनल एनर्जी को जोड़ देंगे, डेल्टा U1 डेल्टा U2 सबको जोड़ दो तो यू गेट द ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बट व्हाट इज ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पूरा एक साइकिल जाने में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हुआ। अरे वो तो जहां से गया था वहीं पे वापस आ गया। एज ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन टेम्परेचर, ओवरऑल चेंज इन टेम्परेचर इज 0। तो आप क्या कहोगे, डेल्टा U ओवरऑल इज 0, क्योंकि टेम्परेचर जो था वही वापस आ गया। तो इससे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज मिला, क्या, दी अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन इंडिविजुअल स्टेप्स इज इक्वल टू 0। सो इन साइक्लिक प्रोसेस हर एक स्टेप का इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। अलजेब्रिक सम मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव लेंगे, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी को नेगेटिव लेंगे और जोड़ देंगे तो होगा कितना, 0। सिंपल है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात तो है नहीं। let us see the next point, वर्क डन। हम ऐसा कोई एक प्रोसेस लेते हैं जिसमें वर्क निकालना चाहते हैं, क्या, वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस। तो चलो मैं पॉइंट नंबर 4 में दिखाना चाहता हूं, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। आप जानते हो कि वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। तो मान लेते हैं कि कोई गैस का साइक्लिक प्रोसेस कुछ ऐसे दिया गया है, से ये ऐसा है, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा गया। दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स गिवन, स्टेप A B C D and D to A. This is the PP diagram. From the very fundamental, you know, the total work done is nothing but the work done in the first process, that in the second process, that in the third process, that in the fourth process। सारा प्रोसेस का वर्क निकालो, कितना कितना वर्क हुआ, जोड़ दो, है ना। बस ध्यान रखना है कि कभी वर्क डन पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। ड्यूरिंग एक्सपांशन प्रोसेस वर्क डन विल बी पॉजिटिव, मतलब अगर हम डेल्टा W1 निकालेंगे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। डेल्टा W2 पॉजिटिव, डेल्टा W3 नेगेटिव, डेल्टा W4 नेगेटिव, अकॉर्डिंगली जोड़ना है। टोटल जो सम बनेगा दैट इज द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस। सिंपल है। चलो हम ग्राफिकली निकालना चाहते हैं। I drop 2 perpendiculars from here. I name these points as E and F. तो हम कहेंगे ये जो टोटल वर्क डन हुआ है that can be understood as work done in the process ABC, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्क हुआ, प्लस वर्क डन इन द प्रोसेस CDA। But what is work done in the process ABC? That is the area under the diagram, and as it is an expansion, A to C जाने में expansion हो रहा है, we'll call it a positive work. So it is positive area। कौन सा एरिया, ये पूरा एरिया ABC। तो किसी कारण से मेमोरी कार्ड शायद प्रॉपर्ली रीड नहीं कर रहा था, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ गया लेकिन कैमरा तो यहीं पे रुक गया था। तो थोड़ा यहाँ से आगे फिर से दोबारा समझा देते हैं। तो क्या देखें हम, द टोटल वर्क डन इज कमिंग आउट टू बी वर्क डन इन द प्रोसेस ABC प्लस वर्क डन इन द प्रोसेस CDA।
एबीसी प्रोसेस में जो वर्क हुआ वो क्या है, एरिया अंडर द डायग्राम। एरिया अंडर द डायग्राम कितना है, इट इज ए बी सी ई एफ ए, देखो, and this area will be positive. Why? Because while moving from A to C there was expansion. Work done in the process CDA. CDA में क्या वर्क हुआ, एरिया अंडर दिस, इसके नीचे जो एरिया है, इसके नीचे क्या एरिया है, the area is this area CDAFEC। हाँ, लेकिन ये कंप्रेशन प्रोसेस है, so area is taken नेगेटिव। अगर ये पूरा एरिया ABCEFA, ABCEFA, ये पूरा एरिया में से ये एरिया को हम माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाएगा, बच जाएगा ये एरिया ABCDA। तो क्या कंक्लूजन मिला, द टोटल वर्क डन इन वन साइकिल क्या है, दैट इज द एरिया इनसाइड द लूप, दैट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। अब एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप जब करेंगे साइक्लिक प्रोसेस में, जहां से शुरू किए थे वहीं पे वापस आ चुके हैं। ओवरऑल देयर इज नो कंप्रेशन, नो एक्सपांशन। तो जो वार्डन होगा उसको पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये एरो मार्क ऐसे थे, ऐसे थे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज था। व्हेन इट इज क्लॉकवाइज, व्हाट यू फाइंड, द पॉजिटिव एरिया वाज मोर, है ना, नेगेटिव एरिया इज लेस एंड ओवरऑल एरिया इज पॉजिटिव। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो ऊपर वाला कर्व के लिए एरिया नेगेटिव होता, नीचे वाले के लिए पॉजिटिव होता। अगर ऐसे होता एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब that order will be positive or negative, that depends upon the orientation of the loop, whether the loop is clockwise or the loop is anti-clockwise. If the loop is clockwise, तो आप कहोगे area is to be taken positive. So I have written here total order in one cycle is area enclosed by the loop. The positive, इसको पॉजिटिव लेंगे कब, फॉर क्लॉकवाइज लूप, नेगेटिव लेंगे कब, फॉर एंटी क्लॉकवाइज लूप। उसके बाद हम इसको करने के आगे बढ़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम अप्लाई करना चाहते हैं। अगर ये स्टेप के लिए फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे तो स्टेप 1 में क्या मिलेगा, डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा U1 प्लस डेल्टा W1। ठीक है, प्रैक्टिकल हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, कोई एक साइक्लिक प्रोसेस में हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ मच इज द ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओवरऑल चेंज इन ओवरऑल वर्क डन, ओवरऑल हीट सप्लाई, ये सब निकालना चाहते हैं। आगे आगे हमें उसका एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि हर एक स्टेप के लिए हम ऐसा फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाला इक्वेशन को लिख सकते हैं। स्टेप 1 के लिए डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा U1 प्लस डेल्टा W1। स्टेप 2 के लिए डेल्टा Q2 इज इक्वल टू डेल्टा U2 प्लस डेल्टा W2। तो डेल्टा Q ओवरऑल क्या करेंगे, सारा डेल्टा Q को जोड़ देंगे, हर एक स्टेप में जो डेल्टा Q हुआ उसको जोड़ देंगे। उसमें से कुछ डेल्टा Q पॉजिटिव रहेगा, when heat is supplied to the system delta Q is taken positive and when heat is rejected by the system delta Q is taken negative। तो ये इसमें से कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, एंड यू हैव टू अलजेब्रिकली ऐड देम। जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव रखना है, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रखना है। दैट विल गिव यू द ओवरऑल हीट एक्सचेंज। डेल्टा Q ओवरऑल इज ओवरऑल हीट एक्सचेंज। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। We were talking about delta Q overall. So what is coming? Let's see. अगर डेल्टा Q overall निकालेंगे तो हमें मिला कि the overall heat exchange is given by delta Q1, delta Q2 and so on for every step. But delta Q1 was delta U1 plus delta W1, है ना? Similarly, delta Q2 was delta U2 plus delta W2। ऐसे हर एक स्टेप के लिए निकाल के जोड़ेंगे तो फर्दर वी कैन राइट इट इज डेल्टा U1 डेल्टा U2 सबको जोड़ो प्लस डेल्टा W1 डेल्टा W2 ये सबको जोड़ो, एंड व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, दिस इज ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये टोटल वर्क डन और ओवरऑल वर्क डन। So again, somehow or other, we are establishing first law of thermodynamics. The overall heat supplied is equal to this and this. लेकिन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि जो ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी है क्या है, डेल्टा U ओवरऑल तो है जीरो, ये जीरो था।
मतलब the total heat supplied to the system or overall heat exchange in the process is equal to the work done, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव था। कुछ हीट दिए तो वर्क बनेगा। हीट से टेम्परेचर बनाने का हमारा कोई मतलब नहीं था। हाउ टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू डायनामिक मैकेनिकल एनर्जी, वही हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो साइक्लिक प्रोसेस में पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में ये पॉसिबल हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट को अभी बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए ये जो डेल्टा क्यू ओवरऑल इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू है, इस चीज को थोड़ा बढ़िया से समझते हैं, प्रॉपर नेमिंग के साथ समझते हैं। हम कहेंगे डेल्टा क्यू ओवरऑल, ये जो चीज है क्या मतलब हुआ उसका, इसका डेल्टा क्यू सप्लाइड माइनस डेल्टा क्यू रिजेक्टेड है कि नहीं। कुछ कुछ जगह हीट लिया होगा, कुछ कुछ जगह हीट दे दिया होगा। अगर हम कोई एक सिस्टम को 20 कैलोरी हीट दिए और पता चला वो 5 कैलोरी छोड़ दिया, तो कितना हीट अब्सॉर्ब किया वो, ऑब्वियसली 15 कैलोरी। सो we'll say it more appropriate wording, that is heat absorbed is equal to heat supplied minus heat rejected। ठीक है, वो आपको दे देंगे डेल्टा क्यू बहुत सारा दे देंगे, पूछेंगे व्हाट इज हीट सप्लाइड, व्हाट इज हीट रिजेक्टेड, व्हाट इज हीट अब्सॉर्ब्ड, सो यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, और दूसरा चीज क्या देखे हम लोग, दूसरा चीज ये देखे कि डेल्टा क्यू ओवरऑल इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवरऑल, मतलब टोटल हीट अब्सॉर्ब्ड। रिमेंबर आई एम नॉट राइटिंग टोटल हीट सप्लाइड, आई एम राइटिंग टोटल हीट अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। जितना हीट अब्सॉर्ब करेगा उतना ही वर्क होगा। कंफ्यूज मत करना, हीट अब्सॉर्ब्ड, हीट सप्लाइड, हीट रिजेक्टेड आर 3 डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, टोटल हीट अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, है ना, क्योंकि सारा का सारा हीट वर्क करने में काम में आ गया। जो हीट वो अब्सॉर्ब किया वो वर्क करने में काम में आ गया। ये हमें समझ में आया। अगर इसी चीज को थोड़ा हम फैला के लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 दिस होल थिंग इज इक्वल टू डेल्टा W1 डेल्टा W2, सारा स्टेप का निकालो और जोड़ो। डेल्टा Q1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा W1, डेल्टा Q2 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा W2, बट क्योंकि सबके साथ डेल्टा U रहता था इंडिविजुअली हर एक स्टेप में, है ना, हर एक स्टेप में डेल्टा U 0 नहीं है, लेकिन ये सारे का सम इसके साथ बराबर हो गया। These are very important points to solve cyclic process numericals। तो बेसिकली हम लोग तीन चीज देखे, क्या है, डेल्टा U ओवरऑल इज 0, दैट मींस डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या देखे, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 ऑल दिस समिंग अप टू डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2। तीसरा हुआ the entire heat absorbed is converted into वर्क, एक्सटर्नल वर्क। यहां पर एक नया टर्म आता है, इसको मिटाएंगे, लिखेंगे साइकिल एफिशिएंसी। साइकिल एफिशिएंसी इंपोर्टेंट पॉइंट में ही लिख रहे हैं, इसको हम लिखेंगे यहां पर साइकिल एफिशिएंसी। इसको इतना से डिनोट करते हैं। हाउ यू डिफाइन, इट इज वर्क डन per cycle by heat supplied per cycle। ध्यान रखना, हम किसी एक सिस्टम को if Q1 is total heat supplied during the cyclic process, Q2 is total heat rejected, तो क्या कहोगे आप, हीट अब्सॉर्ब्ड कितना हुआ, हीट अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू
Q1 माइनस Q2। क्या बता सकते हो वर्क डन पर साइकिल कितना होगा? Q1 माइनस Q2, क्योंकि जितना ऑब्जर्व करता है सारा वर्क हो जाता है। तो अगर हमको पूछा गया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यूजुअली क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट। हम कुछ हीट इसको दिए हैं, कितना हीट दिए हैं? Q1। वो Q1 हीट में से कुछ हीट को ऑब्जर्व किया, बाकी हीट को रिजेक्ट कर दिया। कहाँ? सराउंडिंग में रिजेक्ट कर दिया। सो Q2 इज यूजुअली हीट लॉस। समझ में आया? वो हमारा नहीं है। हम Q1 हीट दिए हैं और हमें ये वर्क मिला है, तो एफिशिएंसी क्या कहेंगे? इट इज वर्क डन पर साइकिल इज Q1 माइनस Q2 बाय कितना हीट दिए थे? Q1, सो इट इज 1 माइनस Q2 बाय Q1। तो अगर आपको Q1 Q2 मालूम है, यू कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। समझ में आया क्या? यू कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। ठीक है। अब यहां पर एक टर्म आता है हीट इंजन। हीट इंजन ये क्या है? ये हीट इंजन क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट in which heat energy is absorbed to perform external work। तो इंजन को कुछ हीट एनर्जी देते हैं और वो एक्सटर्नल वर्क करता है। हम कोई अगर मान लो कि किसी इंजन में पेट्रोल डाले और पेट्रोल को बर्न किए तो उसमें क्या करेगा? वो बाहर मान लो किसी व्हील को रोटेट करने लगा। सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव बिकॉज सचमुच सम वर्क इज डन बाय द गैस। नहीं, वर्क डन को पॉजिटिव क्यों लेते थे? क्योंकि इन दैट केस प्रैक्टिकली जो गैस था वो पिस्टन को पुश कर रहा था, इसीलिए सम एक्सटर्नल वर्क वाज डन बाय द गैस। So when external work is being done by a engine, that means in this case work done क्या होगा? इस प्रोसेस का पॉजिटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसा प्रोसेस में साइक्लिक प्रोसेस कैसे होगा? ऐसा प्रोसेस का पीवी डायग्राम कैसे होगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? यस। तो रिमेंबर, सो पीवी डायग्राम ऑफ ए हीट इंजन is a clockwise cyclic process। ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस होता है। जितने सारे आप इंजन देखते हो वो सारा इंजन का साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज होते हैं। इंजन किसको कहते हैं? जिसमें हीट एनर्जी दिया जाता है and that does external work। इसके ऑपोजिट में एक टर्म है जिसको रेफ्रिजरेटर आप कहते हो, लेकिन फिजिक्स के टर्म पे हम कहते हैं हीट पंप, which is the opposite to heat engine। हीट इंजन के केस में क्या हुआ? You supply some amount of heat and part of heat is absorbed, part of heat is rejected। Whatever heat is absorbed that is converting into external work। इस केस में कुछ अलग है, रेफ्रिजरेशन की केस में कुछ अलग है। कैसा है मैं थोड़ा समझाता हूं। हाउ योर रेफ्रिजरेटर वर्क्स, व्हाई इट इज कॉल्ड ए पंप। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। सपोज हम कहेंगे कि एक ड्रम में कुछ पानी रखा है, ये एक दूसरा ड्रम में भी कुछ पानी रखा है, बट लेवल ऑफ वाटर हियर इज लेस। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हो बाय ए पाइप तो ऑटोमेटिकली यहां से पानी इसमें फ्लो करने लगेगा, बिकॉज दिस वाज लेसर पोटेंशियल एनर्जी, देयर वाज डिफरेंस इन प्रेशर। पानी ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ग्रेविटी इज डूइंग वर्क। और अगर ये पानी फ्लो करने लगेगा तो ऑब्वियसली आप कहोगे एनर्जी इसका लॉस हो रहा है। अच्छा, अगर हमें चाहिए कि यहां से पानी को इसमें लेना है, क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कनेक्ट ए पंप। इन दोनों के बीच में एक पंप कनेक्ट करोगे जो जबरदस्ती पानी को इधर से निकाल के इधर फेंकेगा, है ना। अभी
हीट पंप क्यों कहते हैं? रेफ्रिजरेटर में होता क्या है, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर है मान लो कि वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और रेफ्रिजरेटर के बाहर जो टेम्परेचर है से इट इज समथिंग लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब फिर भी अंदर का चीजों को और ठंडा करता है, हीट बाहर फेंक देता है। इट इज पंपिंग द हीट फ्रॉम ए लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, सो रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड ए हीट पंप। समझ में आया? वो पंपिंग करता कैसा है? यूजुअली हीट फ्लो करता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर में। रेफ्रिजरेटर के केस में अंदर का टेम्परेचर लो है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन अंदर का और ज्यादा लो हो जाता है क्योंकि यहाँ से हीट निकाल के वो बाहर छोड़ता है। अब अभी कभी रेफ्रिजरेटर की पीठ पे हाथ लगाओगे तो देखोगे इट इज क्वाइट हॉट, क्योंकि वहां पर वो हीट छोड़ रहा है ना। करता कैसा ये काम? इसलिए रेफ्रिजरेटर को हम लोग कहते हैं हीट पंप। जैसे ये वाटर पंप लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हाई पोटेंशियल में पानी उठा रहा है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में उठाएगा तो उसको हम कहेंगे हीट पंप। करता कैसा है? लेट अस सी। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर एक कंटेनर में कुछ पानी है, और सपोज ऐसे हियर इज अनदर प्लेट जिसमें कुछ पानी है। हम चाहते हैं यहाँ का पानी इसमें आ जाए, बट हाउ कम इट इज पॉसिबल? अगर ज्वाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से इसमें आ जाएगा। तो आई वांट टू पंप इट फ्रॉम हियर टू हियर। हाउ आई डू द पंपिंग प्रोसेस? ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है। पहले हम क्या करेंगे, आई टेक ए ड्राई क्लॉथ, कोई एक कॉटन का कपड़ा ले लिए और इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए। तो जैसे स्प्रेड कर दिए क्या होगा, वो पानी को सोख लेगा, सो इट अब्सॉर्ब्स वाटर। देन यू ब्रिंग द क्लॉथ हियर, लाके इसको यहाँ पर स्क्वीज कर दो, निचोड़ दो, तो पानी यहाँ पे गिर गया। फिर से लो, इसको फिर से स्प्रेड करो यहाँ पे, फिर से वाटर सॉक किया, इधर लाके स्क्वीज कर दो, है ना, तो ये पानी निकल आया। इधर से हम स्प्रेड कर रहे हैं उसको, और इधर लाके स्क्वीज कर रहे हैं। स्प्रेड करने से ये वाटर अब्सॉर्ब कर रहा है, स्क्वीज करने में वाटर ये रिजेक्ट कर रहा है। तो दिस वे वाटर इज बीइंग पंप्ड फ्रॉम हियर टू हियर। सेम मैकेनिज्म इज यूज्ड इन ए रेफ्रिजरेटर और इन ए एसी। एसी में क्या होता है, रूम के अंदर का टेम्परेचर काफी लो है, रूम की बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, फिर भी लो टेम्परेचर से हीट बाहर भगाना है, तो उसके अंदर एक गैस रहता है, फ्रीयन कहते हैं उस गैस को। अब देखोगे जब भी कोई आप रेफ्रिजरेटर के बारे में सोचोगे, यू विल बी कमिंग अक्रॉस ए टर्म कॉल्ड कंप्रेसर। रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर खराब हो गया, वो करता क्या प्रैक्टिकली? क्या करता है, एक गैस रहता है जो ट्यूब में कोई पाइप में सर्कुलेट करता है, अंदर भी और बाहर भी, ठीक है। ये जो गैस है वो अंदर और बाहर सर्कुलेट करता है, ठीक है। मान लो कि अंदर वाला हिस्सा है, ये है आपका रेफ्रिजरेटर। अंदर में क्या करते हैं, गैस को एक्सपांड कर देते हैं। एक्सपांड कर देने से गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे टेम्परेचर कम हो जाता है, इसका इतना टेम्परेचर कम हो जाता है कि अंदर से वो हीट अब्सॉर्ब करने लगता है। जैसे ही वो हीट अब्सॉर्ब किया, फिर वो गैस को सर्कुलेट करके लेते हैं, यहाँ पर लेके उसको कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस कर देते हैं तो उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि सराउंडिंग टेम्परेचर से भी ज्यादा हो जाता है, तो ये हीट बाहर छोड़ देता है। फिर से इसको लेके आते हैं, इधर एक्सपांड करते हैं, हीट अब्सॉर्ब करता है, फिर लेके इधर कंप्रेस करते हैं, तो ये हीट रिजेक्ट करता है। एक्सपांड करने के लिए हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं, जब जस्ट गिव इट स्पेस, ये ऑटोमेटिकली एक्सपांड हो जाएगा। कंप्रेस करने में हमें कुछ काम की जरूरत पड़ता है। टू एक्सपांड ए गैस यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल एनर्जी, खाली जगह दे दो खुद ही एक्सपांड कर जाएगा। कंप्रेस करने में हमारा एनर्जी कंजप्शन होता है, सो हियर वी आर कंज्यूमिंग आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कंप्रेसिंग। कंप्रेसिंग में हमें एनर्जी कंजप्शन होता है, गैस को कंप्रेस करना पड़ता है। कंप्रेस करने से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, हीट बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ पर क्लॉथ को स्प्रेड कर रहे थे, फिर लाके स्क्वीज कर रहे थे, तो यहाँ से पानी अब्सॉर्ब हो रहा था, यहाँ पर निचोड़ देते थे। एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर स्प्रेड करते हैं तो टेम्परेचर लो हो जाता है, अंदर से हीट ले लेता है। कंप्रेस करते हैं, टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि सराउंडिंग टेम्परेचर से भी ज्यादा हो जाता है, तो हीट बाहर भाग जाता है। ऐसे बारी बारी से हीट भगाते भगाते हम अंदर की चीजों को ठंडा करते हैं। दैट्स व्हाई द रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड ए हीट पंप। अच्छा, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इट इज एन अरेंजमेंट where work is done on the system gases
to extract heat from system. अब ध्यान से देखना, एक टर्म में यहां पर लिखा हूं ऑन द सिस्टम गैस, फिर वर्क इज डन बाई ए सिस्टम गैस, ऐसे गैस रखा, इसके अंदर गैस है। अब ये पिस्टन को मैं अगर इधर मूव करवाऊंगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम प्रेशर और अगेंस्ट द सिस्टम प्रेशर, बाय, क्योंकि सिस्टम प्रेशर इसको पुश कर रहा था, तो बाय द सिस्टम प्रेशर वर्क हुआ। अगर मैं पिस्टन को जबरदस्ती अंदर ढकेलने की कोशिश करूंगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम प्रेशर और अगेंस्ट द सिस्टम प्रेशर, वर्क डन अगेंस्ट द सिस्टम प्रेशर मींस वर्क डन ऑन द गैस। मतलब एक्सपांशन में वर्क इज डन बाय द गैस, कंप्रेशन में वर्क इज डन ऑन द गैस। दैट मींस यहां पर जो वर्क डन होगा उसको पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव। So by sign convention, the work done in compressing the gas is negative. By sign convention, work done in compressing the gas is negative. Thus, overall work done in this cyclic process is negative. The PV diagram कैसा ओरिएंटेड लूप होगा? PV diagram of a heat pump is an anti-clockwise loop, anti-clockwise loop। तो आपको किसी एक साइक्लिक प्रोसेस का डायग्राम देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग, ए पंप और ए इंजन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट पंप, रेफ्रिजरेटर और एसी या ऐसा कोई कूलिंग डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरो मार्क उल्टा होगा तो इट इज रिप्रेजेंटिंग एन इंजन। समझ में आया? हीट इंजन क्या है समझ में आया, हीट पंप क्या है समझ में आया, हीट पंप को हीट पंप क्यों कहते हैं ये भी समझ में आ गया। चलिए हम लोग अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, ए साइक्लिक प्रोसेस involves a cyclic process involves 3 steps, 3 स्टेप इन्वॉल्व कर रहा है। The following table represents gives the data for each step। टेबल दिया हुआ है, कैसे दिया? डेल्टा W, डेल्टा U, डेल्टा Q, 3 स्टेप है तो थोड़ा ज्यादा रहते हैं। ये हुआ स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, ऐसे करके 3 स्टेप दिया है। ठीक है, क्या दिया है? ये दिया है 4 कैलोरी, ये दिया है 6 कैलोरी, ये दिया है -10 कैलोरी, -2 कैलोरी, ये दिया है 3 कैलोरी, ठीक है, और ये दिया है 8 कैलोरी। ठीक है, यहां पर कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, x वैल्यू दिया है क्या क्या, x, y, z, p। बिट नंबर 1, फाइंड द पैरामीटर्स x, y, z, p
फाइंड साइकिल एफिशिएंसी। ठीक है, बिट नंबर 4 the process is for a engine or heat pump। लास्टली क्या पूछा है? फाइंड आउटपुट पावर of engine, output power of engine। ठीक है, if output power of process, if it operates or it makes 50 cycles और 120 साइकिल्स पर मिनट, ऐसे करके डाटा दिया गया। कोई जो इसको यूज कर रहा है 1 मिनट में 120 बार ऑपरेट करता है। ठीक है, ये सारा चीज हमें निकालना है। क्या क्या निकालना है? पहला डाटा है हमको एक्स, वाई, जेड, पी, ये सब चीजें निकालना है। फिर पता करना है कि साइकिल एफिशिएंसी क्या है। इसको आप बीट नंबर 3 कर सकते हो, इसको बीट नंबर 2 करो। फिर बोलो कि ये जो प्रोसेस है किसी इंजन के लिए है कि किसी हीट पंप के लिए है। फिर बताओ व्हाट इज द आउटपुट पावर ऑफ द इंजन। ठीक है, कोशिश करिए। कैसे करें, क्या करें, क्यों करें, कहाँ करें, किस किस के साथ करें। इधर देखो एक्स, वाई, जेड, पी सब निकालना है। तो अभी चलो पहले हम वाई निकालने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन में बीट नंबर 1 क्या हम y निकाल सकते हैं? कैसे? y क्या है? डेल्टा Q1। y इज नथिंग बट डेल्टा Q1। हाउ यू कैलकुलेट इट? डेल्टा U1 प्लस डेल्टा W1 है कि नहीं? 4 प्लस 6 हो गया 10। क्या प्रीतिश को समझ में आया? यस सर। वाओ, आजकल इंटेलिजेंट हो गया। क्या आप x बता सकते हो प्रीतिश? x क्या है? डेल्टा U2 है ना? डेल्टा U2 कैसे निकलेगा? डेल्टा Q2 माइनस डेल्टा W2। डेल्टा Q2 क्या है? -2। डेल्टा W2 क्या है? 3। सो इट इज -2 -3 -5 कैलोरी। मिल गया। जेड निकालना है, कोई आइडिया? हर जगह जेड देखो, हमें मालूम है कि डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3 तीनों मिलके कितना होते हैं? 0। जेड इज डेल्टा U3 और हमें मालूम है कि डेल्टा U3 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U1 इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा U3 कितना हो गया? माइनस ऑफ डेल्टा U2। डेल्टा U2 का वैल्यू आया है -5 माइनस डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1। डेल्टा U2 आ गया कितना? डेल्टा U2 इज कमिंग -5। तो x इज -5 तो ये हो गया +5 माइनस ऑफ -5 माइनस डेल्टा U1 इज 6 इज कमिंग आउट टू बी -1 कैलोरी। डेल्टा U1 मिल गया, मतलब जेड मिल गया है ना? सो जेड इज -1। सबका वैल्यू मिल रहा है। जेड इज -1 का मतलब हुआ स्टेप 3 में इंटरनल एनर्जी घटा कितना? 1 कैलोरी। ठीक है, अब पता करना था। अब जो वैल्यू हमें मिल चुका है उसको लिख देता हूं। क्या था? x का वैल्यू था -5, सॉरी x का वैल्यू था -5, y का वैल्यू था 10,
जेड का वैल्यू था -1, पी निकालना है। आप ढेर सारे तरीके से कर सकते हो। पी निकालने की दो तरीके हैं, या तो आप इंडिविजुअल स्टेप को देखो और निकालो, इन दोनों को देखोगे तो ये निकाल लोगे, है कि नहीं। और आपको मालूम है कि डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। चलो किसी एक मेथड में करते हैं, दूसरे को वेरीफाई करते हैं। हमें निकालना है अभी पी निकालना है। तो ये तो आप लोग समझ गए हो, इसलिए मैं क्वेश्चन को यहां से मिटाता हूं, क्वेश्चन को यहां से मिटाता हूं। पी निकालूंगा, यहाँ पे पी निकालूंगा तो देखेंगे कि इसमें स्टेप 3 में पी क्या है, इट इज डेल्टा W3। कैसे निकलेगा, डेल्टा Q3 माइनस डेल्टा U3। डेल्टा Q3 क्या है, डेल्टा Q3 थर्ड स्टेप में है 8 माइनस डेल्टा U3 -1 हो गया 9 कैलोरी, हो गया क्या, तो P का वैल्यू मिल गया 9 कैलोरी। तो P का वैल्यू मिल गया 9 कैलोरी। ये हमें समझ में आ गया। ये सारा चीज हम निकाल दिए, ये X था, ये Y था, ये Z था, ये P था, सब कुछ निकल गया। देखो अब टोटल वर्क क्या हुआ है बीट नंबर 2 में। व्हाट इज डेल्टा W ओवरऑल। ओवरऑल वर्क कैसे निकालेंगे, सारे वर्क को निकाल देंगे और जोड़ देंगे, है ना। सारा वर्क को निकाल के जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 4 + 3 7 + 9 16। तो वर्क पॉजिटिव हुआ है कि नेगेटिव हुआ है, पॉजिटिव वर्क हुआ है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, इंजन के लिए है कि पंप के लिए है, यस इट मस्ट बी इंजन। वो पूछ लेंगे बताओ ये जो साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज था कि एंटी क्लॉकवाइज था, आप कहोगे इंजन है तो क्लॉकवाइज था। समझ में आया। फिर पूछा है व्हाट इज साइकिल एफिशिएंसी। साइकिल एफिशिएंसी निकालना है। मैं टेबल पे रखता हूं, इसको मिटाता हूं, आप लोग क्वेश्चन देख चुके हो। साइकिल एफिशिएंसी बीट नंबर 3 में साइकिल एफिशिएंसी। साइकिल एफिशिएंसी क्या होता है, इट इज वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। वर्क कितना हुआ अभी अभी देखिए 9 कैलोरी। हीट कितना सप्लाई हुआ है, देखो डेल्टा क्यू, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये हीट सप्लाई हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है सिस्टम से, सप्लाई हुआ है। ये रिजेक्ट हुआ है, ये सप्लाई हुआ है। तो सप्लाई कितना हुआ है, 10 भी हुआ है, 8 भी हुआ है। वर्क कितना आया, वर्क 16। अच्छा वर्क वाज 16 एंड हियर यू फाइंड दिस 10 + 8। वर्क निकाल चुके हैं, 16 गलती से 9 लिख दिया था, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 16/18 और 8/9। अगर आप 100 मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में लिख पाओगे। You can write it in percentage, roughly close to 89.8%, जो कि आ जाएगा 89.9%। 88.8%. You say the efficiency of the cycle is 88.8%. बस ध्यान से देखना है कि हीट सप्लाइड का बात हो रहा है। ये हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ये हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, क्योंकि पॉजिटिव है। ये हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। क्या सबको समझ में आया? प्रीति सर, यस यस यस। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं। बीट नंबर 4 में आउटपुट पावर ऑफ प्रोसेस इफ इट मेक्स 120 साइकिल्स पर मिनट। बीट नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो। वर्क पर साइकिल कितना हुआ है, 16 कैलोरी। 16 कैलोरी आप चाहो तो इसको 16 इंटू 4.2 जूल्स बता सकते हो। दिस मच जूल्स ऑफ वर्क इज डन इन 1 साइकिल। वर्क पर मिनट कितना होगा, 120 साइकिल करता है 1 मिनट में, नहीं। और वर्क, अच्छा वर्क तो कितना साइकिल करेगा पर सेकेंड, 2 साइकिल। चलो लिख लेते हैं। वर्क पर मिनट
हो गया। एक साइकिल में इतना वर्क होता है, इज 120 into 16 into 4.2, this much work done per minute. What is the output power? Output power is work done by time. वर्क डन कितना हुआ? 120 into 16 into 4.2, कितना टाइम में हुआ? 2 मिनट्स ना, पर मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। और ये जूल्स में है, ये सेकेंड में है, यूनिट हो गया वाट। तो दिस इज कमिंग टू 32 into 4.2 वाट। ये रफली कुछ 128 के वाटेज के आसपास है। इंजन का पावर कितना है? 128 वाट, जो भी है कैलकुलेट करने से आएगा दिस मच वाट। पावर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वाट। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए। द पीवी डायग्राम of a cyclic process is shown. ये पीवी डायग्राम ऐसे दिया गया है। ये पीवी डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग एन इंजन और ए रेफ्रिजरेटर। क्या कहोगे? इंजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारा पॉइंट का नाम दिया ए बी सी, ठीक है, सब कुछ दिया गया है। गिवन दैट 20 कैलोरी हीट was supplied during the process AB and 6 calorie heat was supplied ड्यूरिंग BC। इतना दिया गया। क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन क्या दिया है? ध्यान से देखो। बिट नंबर 1 क्वेश्चन में दिया है फाइंड डेल्टा W in each step। फाइंड डेल्टा Q in step CA। Find delta U in each step। Bit number 4 find work done per cycle। बिट नंबर 6 दिया है क्या? फाइंड साइकिल एफिशिएंसी। ठीक है, इतना सारा चीज दिया है। बिट नंबर लास्ट में ड्रॉ पीटी डायग्राम for the cyclic process।
पीवी डायग्राम दिया है, साइक्लिक प्रोसेस का पीटी डायग्राम कैसे दिखेगा। ध्यान रखना, मैं कोशिश कर रहा हूँ सारा कंसेप्ट को कवर करने के लिए। थोड़ा सर बीट क्या लिखे? बीट 4 में फाइंड वर्क डन पर साइकिल दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है? फाइंड नो सर, वो बॉक्स नजर है तो इसलिए। अच्छा, अभी समझ में आ गया। फाइंड वर्क डन पर साइकिल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब दिखाई दे रहा है? यस, सर। हाँ, ठीक है। तो अब फाइंड वर्क डन इन ईच स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। डेल्टा डब्ल्यू बिट नंबर 1 का सॉल्यूशन मैं करूंगा और मिटाऊंगा, इतना ही स्पेस है मेरे पास। डेल्टा डब्ल्यू इन द प्रोसेस ए बी कैसे निकालेंगे? कोई बताएगा? व्हाट इज द वर्क डन इन द प्रोसेस ए बी? 0 वाओ, क्योंकि आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 0 हो गया। डेल्टा डब्ल्यू इन द प्रोसेस बीसी, ये तो निकालना पड़ेगा। हाउ यू फाइंड आउट द एरिया अंडर द डायग्राम? ये एरिया है ना, ये एरिया कितना है? ये एरिया हाइट कितना हो गया? 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाई टू दिस, ये 42 है, ये 84 है, तो ये कितना हो गया? 84 माइनस 42, 84 माइनस 42 सीसी। अब 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 6 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, and this is 42 into 10 power minus 6 मीटर क्यूब। निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। So if you multiply, ये 10 power minus 6, ये 10 power 5 हो गया, 10 power minus 1 ये हो गया 4.2, 6 into 4.2। कोई बताएगा यूनिट क्या आएगा यहाँ पे? हम लोग ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड मीटर क्यूब, तो आएगा दिस मच जूल। समझ में आ गया कि 6 कैलोरी है, क्योंकि 4.2 हम ऐसी डाटा दिए कि आपको कैलकुलेट करने में आसान होगा। बीसी में वार्क पॉजिटिव हो गया, वार्क कितना आया? हाँ, हम तो ये डिसाइड नहीं किए कि ये वार्क को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि नेगेटिव लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपांशन है। अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू इन द प्रोसेस सीए में तो लेना पड़ेगा ये एरिया, दिस एरिया इज द वर्क डन। ये एरिया को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? माइनस नेगेटिव लेंगे, बिकॉज दिस इज कंप्रेशन प्रोसेस। एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज हाफ ऑफ, ये हो गया 2 एटमॉस्फेयर, ये हो गया 6 एटमॉस्फेयर, 2 into 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 10 power 5 इनटू ये विड्थ कितना है? ये 42, ये 84, तो ये हो गया 42 इंटू 42 सीसी मतलब 10 power minus 6 मीटर क्यूब। हाँ, एडिशन है, खाली थोड़ा सा रोटेशन हो गया था तो मल्टीप्लिकेशन दिख रहा था। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 8/2 इज 4 into 4.2 जूल्स और -4 कैलोरी। तीनों स्टेप में वर्क मिल गया। फाइंड वर्क डन इन ईच स्टेप, वर्क डन इन ईच स्टेप वी कुड फाइंड। ठीक है, वर्क डन इन ईच स्टेप हमें मिल गया। तो डाटा को याद रख लेंगे थोड़ा। ये स्टेप में डेल्टा डब्ल्यू हुआ 0, ये स्टेप में डेल्टा डब्ल्यू हुआ 6 कैलोरी, ये स्टेप में डेल्टा डब्ल्यू हो गया -4 कैलोरी। ये ऐसा करके हुआ, हमें याद रहा। मिटाते हैं इसको। फिर पूछा है फाइंड डेल्टा क्यू इन ईच स्टेप इन द स्टेप सीए। अच्छा, डेल्टा क्यू इन स्टेप सीए, अरे डेल्टा क्यू स्टेप सीए में कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन किसका? बिट नंबर 2 हमें चाहिए डेल्टा क्यू इन द स्टेप सीए। हमें मालूम है कि डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस ए बी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस बी सी प्लस डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस सी ए इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ए बी डेल्टा डब्ल्यू बी सी प्लस डेल्टा डब्ल्यू सी ए
ये तो था साइक्लिक प्रोसेस का मिरेकल, था कि नहीं? अब वैल्यू क्या चाहिए हमें? बस यही चाहिए और बाकी सब हमें मालूम है। तो वैल्यू डाला जाए डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस ए बी, क्या दिया है? ऑलरेडी दिया है। 20 कैलोरी वाज हीट वाज सप्लाइड, सिस्टम को 20 कैलोरी हीट दिया गया था, 20 कैलोरी। तो क्या लिखेंगे? +20 और -20? +20। डेल्टा क्यू बीसी, डेल्टा क्यू बीसी में 6 कैलोरी हीट दिया गया था सप्लाइड, तो आप क्या कहेंगे? डेल्टा क्यू बीसी में पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? इसको भी पॉजिटिव। और मालूम नहीं है डेल्टा क्यू एसी क्या था, देखेंगे उसका वैल्यू क्या है। दैट इज इक्वल टू ए बी में वार्डन 0 था, बीसी में वार्डन क्या था? बीसी में 6 था और सीए में था -4। तो क्या इसमें से हमें डेल्टा क्यू एसी मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, 26 है ना, 26 -4। अच्छा ये हो गया +2, तो माइनस हो गया, तो -24 कैलोरी। What it means? During this process of CA, heat was supplied to the system or rejected by the system? Rejected. Heat was rejected by the system. So हम कहेंगे during CA 24 calorie heat was rejected by system। समझ में आ गया? बीट नंबर 2 भी हम लोग कर लिए। बीट नंबर 3, बीट नंबर 3 देखना है। बीट नंबर 3 में पूछा है फाइंड डेल्टा यू इन ईच स्टेप, फाइंड डेल्टा यू इन ईच स्टेप। बीट नंबर 3 में अब इसमें क्या रखा है? तो सिंपल है, डेल्टा यू इन ईच स्टेप पूछा गया है। बीट नंबर 3 का सॉल्यूशन देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहेंगे डेल्टा यू ड्यूरिंग प्रोसेस ए बी क्या होता है? डेल्टा क्यू ड्यूरिंग ए बी माइनस डेल्टा डब्ल्यू इन द प्रोसेस ए बी। सिमिलरली डेल्टा यू इन द प्रोसेस बी सी, ई डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस बी सी माइनस डेल्टा डब्ल्यू इन द प्रोसेस बी सी। डेल्टा यू इन द प्रोसेस सी ए इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस सी ए माइनस डेल्टा यू इन द डब्ल्यू इन द प्रोसेस सी ए। वैल्यू डाला जाए डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस ए बी 20 कैलोरी हीट वाज सप्लाइड, हो तो +20, वार्डन 0, सो इट इज 20। मतलब जो भी हीट दिए सारा इंटरनल एनर्जी बन गया था। +20 कैलोरी आया डेल्टा यू का वैल्यू, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ गया था कि घट गया था? देयर वाज ए राइज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 20 कैलोरी। डेल्टा यू ड्यूरिंग द प्रोसेस बीसी, डेल्टा क्यू बीसी में क्या है? 6 कैलोरी और वार्डन, वार्डन कितना था? वार्डन भी 6 था। ओ इसका मतलब there was no change in internal energy, internal energy was not changing। क्या हम इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हैं? Yes, sir. नहीं। इसमें क्या हुआ? आइसोथर्मल प्रोसेस में देखो तो इसमें प्रेशर तो कांस्टेंट दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. लुकिंग प्रेशर इज कांस्टेंट। तो ये कोइंसिडेंस है कि 6 कैलोरी दिए तो बात ऐसा हुआ, 7 कैलोरी दे देते तो बात कुछ अलग होता नहीं। तो यहाँ पर ये कोइंसिडेंस में आ रहा है। इनिशियल इंटरनल एनर्जी फाइनल इंटरनल एनर्जी बराबर हुआ का मतलब नहीं कि रास्ता भर हर जगह इंटरनल एनर्जी बराबर था, हो सकता है कि बदल रहा था, नहीं इंटरनल एनर्जी वाज चेंजिंग। और वैसे भी जो वैल्यूज हम लोग लिए हैं 20 कैलोरी 6 कैलोरी, ये तो अब्रप्टली लिए, मैं कुछ भी दे सकता था। इट इज ए कोइंसिडेंस हियर वी आर गेटिंग इट टू बी 0। अब डेल्टा यू सी ए में दोनों का वैल्यू निकाल के जोड़ना चाहता हूं। डेल्टा क्यू सी ए में क्या था? डेल्टा क्यू सी ए हीट सप्लाइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, इट वाज -26 -24 -24 अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, है ना? इससे पहले डेल्टा डब्ल्यू सी ए, डेल्टा डब्ल्यू सी ए में क्या था? -4 जोड़े तो क्या मिला? -20। अब ये इतना सारा जो हम मेहनत किए सही है कि गलत है, कैसे चेक करेंगे? सम ऑफ ऑल
दिस नॉट बी इक्वल टू 0 हो रहा है क्या? ये 20 0 इवन, हाँ 0 मतलब ठीक ठाक ही है। हम लोग गलत कहाँ करते हैं? बट यू मस्ट नो हाउ टू क्रॉस चेक योरसेल्फ। डेल्टा यू इन ईच स्टेप इज नोन, ठीक है। अच्छा, नाउ बिट नंबर 4 पूछा है वर्क डन पर साइकिल। बिट नंबर 4 में क्या पूछा है? वर्क डन पर साइकिल। निकालने के दो तरीके हैं। एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय लूप। निकालो तो कैसे निकालेंगे? ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है। हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना था? 2, ये 6 हो गया। 6 माइनस 2 इंटू 10 पावर 5, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में था। इंटू हाइट कितना था? 42 सीसी। 42 सीसी मतलब 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करें तो हो गया 2 इंटू 4.2 जूल्स और 2 कैलोरी। वर्क डन पर साइकिल इज 2 कैलोरी। और हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। डेल्टा डब्ल्यू ओवरऑल इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इन द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इन द सेकेंड प्रोसेस, दैट इन द थर्ड प्रोसेस, है कि नहीं? जो कि तीनों वैल्यू हमारे पास थे। तीनों वैल्यू को जोड़ के देखो तो डेल्टा डब्ल्यू वन वाज 0, 6 माइनस 4। जोड़ के देखो 0 प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 कैलोरी। हाँ, ऐसे करो या ऐसे करो, बात एक ही। एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप is nothing but algebraic sum of work done in each individual step। है कि नहीं है समझ में? Now find cycle efficiency। কি বলছি? साइकिल एफिशिएंसी। अच्छा, साइकिल का एफिशिएंसी कितना है? तो हम देख लिए कि साइकिल एफिशिएंसी का फॉर्मूला बीट नंबर 5 में सॉल्यूशन में साइकिल एफिशिएंसी कितना है? साइकिल एफिशिएंसी कितना है देखो तो इट इज वर्क डन बाय हीट सप्लाइड। टोटल वर्क डन कितना था? 2 कैलोरी। टोटल हीट सप्लाइड 26। यहां पर तो रिजेक्ट हो गया था, है कि नहीं? यहां पर दिए 20, यहां पर दिए 6, सो इट इज 20 प्लस 6 कैलोरी। तो सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया 1/13। और अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहोगे इट इज 100/13%। जस्ट मल्टीप्लाई 100। तो साइकिल एफिशिएंसी इज 100/13%। समझ में आ गया? दिस वे वी कैलकुलेट साइकिल एफिशिएंसी। बाकी रह गया अब क्या? पीटी डायग्राम। हमें पीटी डायग्राम ड्रॉ करना है। चलिए कोशिश करते हैं पीटी डायग्राम ड्रॉ करने की। इसको मिटाता हूं, पीटी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। P वर्सेस T डायग्राम। चलो ऐसे करते हैं, तीनों स्टेप के लिए अलग अलग देखते हैं। बीट लास्ट बीट के लिए पीटी डायग्राम ड्रॉ करना है। तीनों स्टेप के लिए अलग अलग करेंगे। पीवी ऐसा था तो पीटी कैसे होगा हमें सोचना है। पीटी कैसे होगा हमें सोचना है। पीवी था ऐसे, ए बी वाला डायग्राम, ए बी वाला डायग्राम ऐसा था। तो पीटी कैसे होगा? इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसमें क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि PV इक्वल टू nRT होता है। P is proportional to T, so this will be a straight line. If extended, it will pass through origin. ये हो गया PT डायग्राम। नहीं, for the process BC, ये डायग्राम ऐसा था, ये B था, ये C था। PT डायग्राम है। PT डायग्राम में भी इसमें क्या है? प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है तो इसमें भी डायग्राम ऐसे ही होगा। पीटी डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस।
समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है। तीसरा हो गया ये सीए के लिए पीटी डायग्राम ड्रॉ करना, मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूंगा। सीए के लिए पीटी डायग्राम ड्रॉ करना है। सीए का डायग्राम कैसे था, उसका पीवी डायग्राम कैसे देखते हैं। द पीवी डायग्राम वाज समथिंग लाइक दिस। ये था पीवी डायग्राम, इसका करेस्पॉन्डिंग पीटी डायग्राम ड्रॉ करना है। इसमें क्या दिख रहा है, P इज प्रोपोर्शनल टू V, y इक्वल mx फॉर्म में है ना, P इक्वल समथिंग इनटू V, P इज प्रोपोर्शनल टू V। और हमें क्या करना है, पीटी डायग्राम करना है। हमें तो मालूम है कि PV होता है NRT। चलो मानते हैं कि P इज इक्वल टू K टाइम्स V और V इज इक्वल टू, हम ऐसे कह सकते हैं V इज इक्वल टू K टाइम्स P, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। और हमें यह भी मालूम है कि PV इज इक्वल टू NRT। अगर V के डायग्राम में K टाइम्स P लिख दूंगा तो क्या आएगा, KP स्क्वायर इज इक्वल टू NRT। इसमें K क्या है, कांस्टेंट है, NR क्या है, कांस्टेंट है, तो इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ P स्क्वायर इज इक्वल टू KT। ये किसका इक्वेशन होगा पीटी डायग्राम में, P स्क्वायर इज इक्वल टू KT, Y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये पैराबोला, ये पैराबोला जैसे दिखेगा, मतलब ऐसा। ठीक है, ये पैराबोला जैसे दिखेगा, क्योंकि डायग्राम में एरो मार्क ऐसे था, इसमें भी एरो मार्क ऐसे होगा। इस पॉइंट को हम कहेंगे C, इस पॉइंट को कहेंगे A। तो तीनों पार्ट का इंडिविजुअल हम लोग, ये क्या हो गया, पैराबोला। याद रखना, नहीं पढ़े होगे तो आस्क योर टीचर, वो बोलेंगे क्या है, पैराबोला। तो ये कोनिक सेक्शन में आएगा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो जैसे ही हमें तीनों ग्राफ मिल गया, अब हमारे पास और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या है, एक पीवी डायग्राम है जिसका करेस्पॉन्डिंग पीटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा गया था। अब पीवी डायग्राम अगर ऐसा दिखता है तो पीटी डायग्राम कैसे दिखेगा, मैं ड्रॉ करना चाहता हूं यहाँ पे। तो पहला वाला का पीवी डायग्राम कुछ ऐसे था, दूसरे वाले का कुछ ऐसे था ना, ये A था, ये B था, ये C था, तीसरे वाले का ऐसे था। सो दिस इज द कंप्लीट पीवी डायग्राम, पीटी डायग्राम। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पैराबोलिक है, ध्यान रखना, ये पैराबोलिक है। पीटी डायग्राम विल लुक लाइक दिस। वो बोलेंगे पीटी डायग्राम कैसे दिखेगा, नीचे 2-3 ठो डायग्राम दिए रहेंगे, कौन सा डायग्राम होगा, तो पीटी डायग्राम इज लुकिंग लाइक दिस। सर पीटी डायग्राम भी मतलब हमेशा इनक्लोज्ड रहेगा। हाँ, पीवी डायग्राम अगर क्लोज हुआ तो पीटी डायग्राम भी क्लोज होगा, वीटी डायग्राम भी क्लोज होगा, क्योंकि जहां से शुरू हुआ तो वहीं पे वापस आ जाएगा ना, और जहां से शुरू हुआ तो वहीं पे वापस आ जाएगा, तो डायग्राम विल बी ए क्लोज्ड वन। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को? यस। तो फिर हम अगले क्लास करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।